तो आज की क्लास में हम बातचीत करेंगे कि आधुनिक कृषि कैसे की जाती है। लेकिन आधुनिक कृषि कैसे की जाती है इसको समझने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें पिछली क्लास के बारे में थोड़ा से जानना होगा, ताकि हम अगली क्लास यानी कि जो आज की क्लास है उसके बारे में हम अच्छे से कनेक्ट हो सकें। तो मैंने आपको कल बताया था कृषि कार्य और गैर कृषि कार्य के बारे में बताया था। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था कि कृषि कार्य क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था कृषि कार्य क्या होता है, और दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था गैर कृषि कार्य क्या होता है। कृषि कार्य में अगर देखा जाए तो जो कृषि से संबंधित जितने भी काम होते हैं उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, कृषि कार्य के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि बात करते हैं गेहूं, चावल, टमाटर, धनिया, तमाम तरह का जो उत्पादन हम करते हैं या हमारे किसान जो उत्पादन करते हैं उसको हम किस में रखते हैं, कृषि कार्य में रखते हैं। और गैर कृषि कार्य क्या होता है, तो ऐसे कार्य जो कृषि से रिलेटेड नहीं होते हैं बल्कि कृषि से मतलब कह सकते हैं कृषि कार्य में जो चीज़ें उत्पादन होती हैं उससे उसका रॉ मटेरियल लेकर हम क्या करते हैं, विनिर्माण की प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो उसको हम किस में रखते हैं, गैर कृषि कार्य में रखते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कृषि कार्य क्या होता है, गैर कृषि कार्य क्या होता है। तो हमने आपको बता दिया कृषि से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उसको कृषि कार्य में रखा गया है, और जो कृषि से रिलेटेड नहीं होते हैं उसको किस में रखा गया है, गैर कृषि कार्य में रखा गया। जो लोग नए हैं वे क्या करें, पिछली क्लास को जरूर देख लें, और अगर वे चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर दूसरी बातें हमने आपको बताया था दोस्तों, कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कौन कौन से 4 साधन महत्वपूर्ण है। एक तो हमने आपको बताया था अगर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है तो उसके लिए एक तो पहला साधन हमारे पास होना चाहिए, भूमि होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, भूमि होना चाहिए। और दूसरी बात करते हैं हमारे पास क्या होना चाहिए, श्रम होना चाहिए। तो दूसरी बात करते हैं हमारे पास श्रम, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से जो काम करने वाले लोग होते हैं यानी जो लेबर होते हैं हमें उनकी आवश्यकता पड़ती है। तीसरी बात करते हैं तो भौतिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों भौतिक पूंजी के बारे में बात करते हैं। तो हमने आपको बताया था भौतिक पूंजी का मतलब ये हो जाता है कि अगर वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करना है तो कुछ मशीनों, औजारों और तमाम तरह की चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर चौथी बातें हमने आपको बताया था उद्यमी के बारे में, और जिसे क्या कहा गया, मानव पूंजी। ठीक है, तो पिछली क्लास में ये सारी बातें हमने आपको बताया था कि वस्तुओं का और सेवाओं का यदि हमें उत्पादन करना है तो हमारे पास 4 आवश्यक साधन होने चाहिए। एक तो भूमि होना चाहिए, दूसरी बात करते हैं श्रम, तीसरी बात करते हैं भौतिक पूंजी, और चौथी बात मानव पूंजी या उद्यमी के बारे में हमने आपको बताया था। तो 4 साधन होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हमने आपको बताया था कार्यशील पूंजी क्या होती है। फिर हमने आपको बताया था दोस्तों कार्यशील पूंजी के बारे में। तो कार्यशील पूंजी के बारे में यदि बात करते हैं तो कच्चा माल तथा नगद पैसे को हम क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर हमें कम खेतों में, मतलब हमारे पास अगर लैंड कम है, भूमि कम है, तब भी अगर हमें ज़्यादा उत्पादन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें पारंपरिक पद्धतियों को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। उसके लिए हमें आधुनिक पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा। यानी कि हमारे किसान भाइयों को क्या करना पड़ेगा कि पारंपरिक जो पद्धति अपना रहे थे, जैसे कि जो बीज पहले बो दे रहे थे वही बीज सालों साल तक बोते आ रहे हैं, उनको इससे छुटकारा लेना होगा, यानी इसको हटाना पड़ेगा, और उसके जगह फिर क्या करना पड़ेगा, उन्हें आधुनिक पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा। जैसे कि बात करते हैं अगर बीज में देखा जाए तो हाइब्रिड बीज का यूज करना होगा, सिंचाई के लिए भी अच्छे संसाधन होने चाहिए, और उसमें जो पहले बैलगाड़ी से जुताई बुआई की जाती थी तो उसके स्थान पर ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सके। ठीक है, तो अगर हमें एक तरीके से क्या है कि पारंपरिक, अगर हमें कम खेतों में मतलब कम लैंड में अगर ज़्यादा उत्पादन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि पारंपरिक पद्धतियों को त्याग करना पड़ेगा और हमें आधुनिक पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा। यानी कि हमारे किसान भाइयों को क्या करना पड़ेगा, पारंपरिक चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा और आधुनिक चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आधुनिक कृषि के तरीके क्या क्या होने चाहिए। देखिए आधुनिक कृषि के तरीके में क्या होना चाहिए, HYV
बीज की बात करती हैं और रासायनिक उर्वरक वगैरह का हमें इस्तेमाल करना होगा या हमारे किसानों को इस्तेमाल करना होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर अधिक यहाँ पर देख सकते हैं आप अधिक उपज वाले बीज हमें बोना पड़ेगा, हमें उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि जो हमारे किसान भाई क्या करते थे, उर्वरक के स्थान पर क्या करते थे कि जो उनके पास खाद पांच हुआ करते थे उसी का इस्तेमाल करके वे लोग क्या करते थे, खेती करते थे। लेकिन अब उन्हें अगर अच्छा उत्पादन करना है या ज़्यादा उत्पादन करना है तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उर्वरक वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कीटनाशक की बात करते हैं तो पहले हमारे किसान भाई क्या करते थे, निराई गुड़ाई करके क्या करते थे कि एक तरीके से उसमें जितने भी खरपतवार हुआ करते थे उनको हटाते थे। लेकिन अगर उन्हें आधुनिक कृषि करना है, ज़्यादा उत्पादन करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, कीटनाशक वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि पहले ही फसल के साथ ही बो देना चाहिए या फसल के बाद में क्या कर देना चाहिए, जो खरपतवार है उसमें छिड़काव कर देना चाहिए। कुल मिलाकर छिड़काव कर देना चाहिए पूरे खेत में, और जिससे क्या हो कि खरपतवार जो हो वो नष्ट हो जाए। ठीक है, तो अच्छा उत्पादन किया जा सकता है किसानों के द्वारा। सिंचाई की और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें जो हम पहले यानी कि हमारे जो किसान भाई थे पहले क्या करते थे, सिंचाई जो जुताई वगैरह करते थे वे बैलों वगैरह से करते थे तो कई बार ज़्यादा समय लग जाता था। अब उसके स्थान पर उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसके स्थान पर उन्हें ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब क्या होगा कि आधुनिक कृषि अच्छे से मतलब कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सकेगा। सिंचाई के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उन्हें नहरों वगैरह का एक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि सरकार से अपील करना चाहिए कि नहरें वगैरह की व्यवस्था की जाए, पंप सेट यानी नलकूप वगैरह लगाया जाए और बिजली की पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, जो जिससे क्या हो कि नलकूप वगैरह चल सके और बांध वगैरह बनाया जाना चाहिए ताकि क्या हो कि पानी की जो किल्लत है, पानी की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आधुनिक कृषि अगर ज़्यादा उत्पादन करना, सॉरी दोस्तों इसको फिर से समझिएगा, अगर ज़्यादा उत्पादन करना है, किसान भाइयों को ज़्यादा उत्पादन करना है तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, आधुनिक पारंपरिक कृषि का पारंपरिक जो कृषि पद्धति है उसका त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाना पड़ेगा। और आधुनिक कृषि पद्धति के तरीके कौन कौन से हैं, सारे तरीके यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे हमने आपको पढ़ा दिया है, फिर भी अगर आपका मन करता है तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। कल की क्लास में हमने आपको लास्ट में ये बताया था कि पालमपुर में क्या था कि परंपरागत बीजों से, जब परंपरागत बीजों से या पारंपरिक तरीकों से क्या किया जाता था, उत्पादन किया जाता था, तो गेहूं का उपज केवल 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। लेकिन जब एच वाई वी यानी कि आधुनिक पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाने लगा तो लगभग अगर देखा जाए तो 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया गेहूं का उत्पादन। अब आप से देख सकते हैं कि गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई जब किसान भाइयों ने हमारे क्या किया कि आधुनिक पारंपरिक पद्धति को त्याग करके आधुनिक पद्धति को अपना लिया। तो अब आइए बात करते हैं, थोड़ा से कुछ चर्चाओं के बारे में बात की गई हैं, आइए समझते हैं कि चर्चाएं में क्या कहा जा रहा है। जैसे कि बात करते हैं, कहा जा रहा है बहुविधि फसल प्रणाली और खेती के आधुनिक पद्धतियों में क्या अंतर है। वैसे कल हमने इसके बारे में बताया था, जो लोग नए हैं वे क्या करेंगे, पिछली क्लास को जरूर देख लेंगे। दूसरी बात करते हैं भारत में कृषि, नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ों टन में दिखाया गया है। देखिए, जब 1960 में क्या हुआ कि हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, गेहूं और दालों में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन बढ़ जाता है। जैसे कि बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं दालों की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दालों का उत्पादन है, यहाँ है गेहूं का उत्पादन है, यहाँ ईयर वाइज सब दिखाया गया है कि कौन सी ईयर में कितना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है कौन सी चीज़ों का। तो 1965 और 66 के आसपास अगर देखा जाए तो दालों का जो उत्पादन था वो 10 करोड़ टन था। ठीक है, तो दालों का उत्पादन जो था यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा में लिखा गया है करोड़ टन में। ठीक है, और गेहूं का जो उत्पादन था वो था 10 करोड़ टन था। इस दोनों लगभग दाल और गेहूं का बराबर ही उत्पादन हो रहा था। ठीक है, और ये सब सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। लास्ट के डेटा को मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। तो 2017 और 18 के बीच में अगर देखा जाए तो दालों का जो उत्पादन रहा 24 करोड़ टन हो गया, और अगर देखा जाए तो गेहूं का जो उत्पादन रहा वो कहीं ना कहीं बढ़ गया, 97 करोड़ टन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरीके से पारंपरिक पद्धतियों को त्यागने से आधुनिक पद्धतियों को अपनाने से कितना ज़्यादा उत्पादन बढ़ा हुआ है। ठीक है, देखिए एक कोई मतलब एक तरीके से गलत चीज़ें नहीं है, आप अगर सोचे तो ये कोई गलत चीज़ें नहीं है कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं
कि जो बहुत सारे देश हैं वे क्या कर रहे हैं, इसी पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आइए बात करते हैं सुझाई गई क्रियाओं के बारे में। कुछ सुझाई गई क्रियाओं के बारे में आइए समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आइए समझते हैं क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि खेत पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र के कुछ किसानों से बात कर यह मालूम कीजिए। अपने खेत के पास आप जाइए और वहाँ पर देखिए कि कुछ किसान होंगे और उनसे बात करके कुछ मालूम कीजिए, ये कहा जा रहा है, कुछ मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। आइए समझते हैं क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं, कहा जा रहा है कि आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती, इन विधियों में से किसान किसका प्रयोग करेगा, एक टिप्पणी लिखिए। तो एक अगर आप चाहें तो आप यूपीएससी एस्पिरेंट बनने जा रहे हैं और या आप यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती की इन विधियों में से किसान किसका प्रयोग करेगा, मतलब आधुनिक कृषि का इस्तेमाल करेगा या पारंपरिक पद्धति का इस्तेमाल करेगा या मिश्रित खेती का एक तरीके से क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। एक टिप्पणी लिखिएगा, ये आपके स्वयं के विचार हो सकते हैं। सिंचाई के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, ये अभी हमने आपको ऊपर बताया ही था, वही पॉइंट सारे आपको लिख देना है, ठीक है, अपने आंसर राइटिंग में। तो सिंचाई के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, इसको भी आपको लिखना चाहिए। और कृषि में कितने भाग में सिंचाई होती है, तो कृषि में कितने भाग में सिंचाई होती है ये आपको नहीं पता होगा। तो अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो आप जहाँ रहते हैं उधर आप जाकर जो आपके किसान होंगे, आसपास के जो किसान होंगे, उनसे आप बातचीत करके पता कर सकते हैं कि कृषि भूमि के कितने भाग में सिंचाई होती है, बहुत कम, लगभग आधी या अधिकांश समझते, ये सब सारी चीज़ें आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कहा भी गया है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले ही कहा गया कि अगर ये सब सारी जानकारियाँ आपको लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसानों से बातचीत करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसान अपने लिए आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये सारी जानकारियाँ आप किसान से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, किसान से आप पूछ सकते हैं, किसान आपकी मदद करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। अब किस चीज़ की बात की जा रही है या किया जा रहा है, आइए समझते हैं कि किसके बारे में कहा जा रहा है कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। कहा जा रहा है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। तो ध्यान रखिएगा, भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है और इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की आवश्यकता है या जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, भूमि एक प्राकृतिक, एक नेचर रिसोर्सेस है और जिसका अगर इस्तेमाल हमें करना है तो सावधानी पूर्वक हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया हुआ है। देखिए, आधुनिक कृषि, जितना आधुनिक पद्धतियों अपनाने से जितना एक तरफ हमें लाभ मिल रहा है, उसके दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हमें हानियां भी देखने को मिल रही हैं। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसकी वजह से क्या है कि प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल ह्रास होते जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम हो गई। देखिए, हरित क्रांति तो हम लेकर आए, लेकिन हम लेकर तो आए, इससे हमें फायदा तो बहुत अच्छा हुआ, हमने बहुत अच्छा गेहूं चावल का उत्पादन किया, लेकिन हमने क्या किया था, उर्वरकों का इस्तेमाल किया था। पहले हमारे किसान भाई क्या करते थे, खाद पांच का इस्तेमाल करते थे और हमने क्या किया, यूरिया पोटाश वगैरह का इस्तेमाल किया। अब इसका हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मिट्टी की उर्वरता थी, जो मिट्टी की फर्टिलाइजर की जो एक तरीके से कह सकते हैं जो कैपेसिटी थी, वो कहीं ना कहीं कम हो गई। ठीक है, तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि इसके जो आधुनिक कृषि करने से काफ़ी ज़्यादा फायदा है और एक तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल यानी कि ग्राउंड लेवल का जो स्तर है वो देखा जाए तो जल का स्तर बिल्कुल कम हो गया है। तो हमने आधुनिक कृषि को तो हमने अपनाया, लेकिन इससे कई हानियां भी होने लगी। जैसे कि बात करते हैं कि भौम जल की बात करते हैं, यानी कि जो पृथ्वी के नीचे का जो पानी है, जो ग्राउंड वाटर का पानी है, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि हमने ट्यूबवेल की बात करते हैं जिसे नलकूप कहा जाता है, इससे हमने काफ़ी ज़्यादा सिंचाई किया, काफ़ी ज़्यादा नीचे से हमने पानी निकाला और उसका हमने इस्तेमाल किया और आज भी हम उसका ज़बरदस्त इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड वाटर लेवल हो वो बिल्कुल कम होते गया है या हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे
पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। तो जैसे अगर देखा जाए तो मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता होती है और जो ग्राउंड वाटर का जो पानी होता है यानी कि जो जल होता है उसका जो स्तर होता है बहुत कह सकते हैं बहुत समय लेता है तभी वो बनता है, यानी कि ये सब सारे जो पर्यावरणीय संसाधन है इनको बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि क्या हम पारंपरिक पद्धति को आज भी अपनाएं, पारंपरिक पद्धति को हमें फिर से अपनाना चाहिए या हमें आधुनिक पद्धति पर और जोर देना चाहिए। एक बार आप चाहे तो स्वयं विचार करके हमें बता सकते हैं कि पारंपरिक पद्धति हमारे लिए बेहतर है या हमारे लिए आधुनिक पद्धति, कृषि की आधुनिक पद्धति बेहतर है। अगर एक तरीके से पारंपरिक पद्धतियों को त्याग कर हमें आधुनिक पद्धतियों को ही अपनाना चाहिए तो इसमें हमें किस प्रकार का सुधार करना चाहिए, हमें इसमें किस प्रकार का सुधार करना चाहिए जिससे क्या हो कि भौम जल का जो स्तर है वो भी कम ना हो और भूमि की जो एक तरीके से उर्वरता क्षमता जो कम होती जा रही है वो भी कम ना हो, वो थोड़ा से बराबर यानी कि सतत बनी रहना चाहिए। आप लोग एक बार आईएएस बनने जा रहे हैं, एक बार सुझाव दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन हो जाता है। बिल्कुल, एक बार ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है अगर कम हो जाता है तो दोबारा उस तरह से लाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। और एक बार अगर भूमि की जो उर्वरता क्षमता है वो अगर कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हमारे लिए उसको दोबारा उसी तरह से बनाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होंगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि हम कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करें जिससे हमारा अच्छा उत्पादन भी हो और एक तरीके से जो हानियाँ हो रही हैं, जो डिसएडवांटेज देखने को हमें मिल रहे हैं वे भी ना हो। आप इसके लिए विकल्प तलाश सकते हैं, ये आपका काम है, क्योंकि आप आईएएस बनने जा रहे हैं तो आपका काम ये है कि आप विकल्प ऐसे तलाश करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। तो कृषि का भावी विकास मतलब आगे का जो फ्यूचर का विकास हमें अगर सुनिश्चित करना है तो हमें पर्यावरण की भी देखभाल करनी होगी, यानी कि करना चाहिए। तो हमें पर्यावरण को भी ध्यान रखना होगा, तभी क्या हो पाएगा कि सारा कुछ अच्छा हो पाएगा, नहीं तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं आगे चलकर हमारे लिए समस्याएं बन जाएंगी और आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चुनौतियां हो जाएंगी जीवन जीने के लिए। अब आइए बात करते हैं कुछ सुझाई गई प्रक्रियाओं के बारे में, देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पर किस प्रकार का सुझाव दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अखबारों पत्रिकाओं से पाठ में दी गई रिपोर्टों पढ़ने के बाद कृषि मंत्री को यह बताते हुए अपने शब्दों में एक पत्र लिखिए, कैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हानिकारक हो सकता है। तो एक बार अगर आप चाहें तो किसी को भेजे ना चलेगा, लेकिन कम से कम आप चाहें तो अपने नोट्स में या अपने आंसर राइटिंग में थोड़ा से इसको आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। आप देख सकते हैं पालमपुर गांव की कहानी में हमने आपको बताया था कि कैसे कृषि की जाती है और यहाँ पर कृषि भूमि का वितरण किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि भूमि का वितरण किया गया है। ये सब अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा से देख सकते हैं रुक कर, वो बाद में देख लीजिएगा। चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है। देखिए रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में इमीडिएट क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं और तुरंत वो चीज़ें पौधों को लाभ पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर मिट्टी की बात करते हैं तो क्या मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण कर पाती है? नहीं, मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है क्योंकि इतना योग्य मिट्टी नहीं है। वे क्या है, मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियाँ, तालाबों को प्रदूषित करते हैं। यही जो हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, यही जो हम फर्टिलाइजर वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, यूरिया, पोटाश, तमाम तरह की चीज़ों को जो हम इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ें क्या होती हैं, जब बारिश होती है तो क्या होता है कि बारिश के साथ घुल मिलकर ये क्या होते हैं, नदियों और भौम जल और तालाबों में चले जाते हैं और जिससे क्या हो जाते हैं कि जो पानी होते हैं दूषित हो जाते हैं, यानी कि प्रदूषित हो जाते हैं। रासायनिक उर्वरक जो होता है मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। देखिए जो रासायनिक उर्वरक होते हैं मिट्टी में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म अवयव होते हैं, यानी कंपोनेंट होते हैं, उनको कहीं ना कहीं वे नष्ट कर देते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनका प्रयोग कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या हो जाता है कि हमारी मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता है
जो एक तरीके से प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है, जो एक तरीके से उत्पादन करने की जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है या कम हो जाएगी, इसलिए हमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, देश में अगर देखा जाए तो रासायनिक खाद का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर किया जाता है तो पंजाब में किया जाता है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने क्या किया है, मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। तो रासायनिक खाद का जो हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हुआ है, मिट्टी की जो गुणवत्ता थी उसको कहीं ना कहीं, मिट्टी की जो क्वालिटी थी उत्पादन करने की, वो कहीं ना कहीं कम कर दी है। इसलिए हमें रासायनिक खाद का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए मेरा मानना है, अगर मैं आपको सुझाव दूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए कि अभी जैसे कि स्टार्टिंग में उन्हें क्या करना चाहिए कि खाद पांस का इस्तेमाल करना चाहिए। जो उनके पास खाद पांस अवेलेबल हो जाते हैं, जो एक तरीके से उनके पशुओं से बन जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर बाद में क्या करना चाहिए, धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब रासायनिक खाद का इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फिर कहा जा रहा है कि पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब से अधिक रासायनिक उर्वरकों या अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए अब क्या होता है कि पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए, पहले जितना अच्छा उत्पादन हो रहा था, आज अगर वे चाहते हैं कि आज भी उससे अच्छा उत्पादन हो या उतना उत्पादन हो, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों या अन्य चीज़ों का उन्हें प्रयोग करना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ की खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। देखिए मैंने आपको महंगाई वाले चैप्टर में बताया भी है कि अगर लागत ज़्यादा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि फिर किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा महंगे सामान को बेचेंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लागत नहीं लगनी चाहिए किसी भी चीज़ के उत्पादन में। जितना ज़्यादा लागत लगेगी उससे के वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं महंगाई का भी अनुपात बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर कॉस्ट कम आती है तो फिर समस्या कम होगी। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार का वितरित है। आइए समझते हैं इसके बारे में। कहा जा रहा है कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। अब क्लास शुरू करने से आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। तो आइए समझते हैं पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात, हमें पता चल गया है खेती के लिए भूमि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। लेकिन हमारे देश की अगर देखा जाए या पालमपुर में अगर देखा जाए तो दुर्भाग्यवश देखा जाए तो खेती के काम में लगे जितने भी लोग हैं, क्या सभी के पास भूमि है? नहीं, सभी के पास भूमि पर्याप्त नहीं है। पालमपुर में अगर यहीं पर देखा जाए तो 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई परिवार यानी कि कहने का मतलब ये है 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। जो अधिकांशतः किस क्षेत्र से हैं, जो अधिकांशतः कहाँ से हैं, वे दलित है, यानी कि एससी और एसटी वर्ग के होंगे, हो सकता है, यानी कि एससी वर्ग उसमें दिखाया गया इसमें। तो ध्यान रखिएगा कि अगर देखा जाए तो पालमपुर की समस्या ये है कि 450 लोगों में से 150 ऐसे लोग हैं जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। बाकी 240 में परिवारों में से देखा जाए तो जिनके पास भूमि तो है लेकिन 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल है, और जिसकी वजह से वे छोटे टुकड़ों पर ही क्या करती हैं, एक तरीके से खेती करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खेती का बंटवारा किया गया है, छोटे छोटे पार्टों में बांटा गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किताब है, तो यहाँ पर एक मैप के हिसाब से ही समझाया जाएगा, नहीं तो आप सोचे कि छोटे छोटे पार्ट में इतना छोटा दिखा दिया गया है। ठीक है, भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। जब उनके पास या तो खेती नहीं है भाई, और खेती है भी तो कम है, तो फिर आप सोचिए कि उतना ज़्यादा वे उत्पादन नहीं कर पाएंगे जिससे उनकी आमदनी अच्छी हो या उनका जीवन जो हो अच्छा चले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं पालमपुर की, और ये पालमपुर की ही समस्या नहीं है, ये पूरे देश की ही समस्या है। अगर आप देखें तो अगर इसको थोड़ा से आप राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, नेशनल स्तर पर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश की ही समस्या, हमारे देश में भी यही समस्या है जो पालमपुर में समस्या आपको देखने को मिल रही है।
जिनके पास बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास खेती नहीं है, जिनके पास खेत नहीं है, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास खेत तो है लेकिन बहुत कम है, जिसकी वजह से वे अपना पर्याप्त आमदनी नहीं कर पाते हैं। अब आइए बात करते हैं फिर क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। कहा जा रहा है 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी, जिसको एक तरीके से सींचा नहीं जाता था, उसे असिंचित भूमि कहा गया है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं जिसकी सिंचाई नहीं की जा सकती है, उसके बारे में बात कही जा रही है, कहा जा रहा है। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। तो दरअसल अगर देखा जाए तो गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। यह सिंचित ही है, ठीक है, मतलब जो सींचने वाली भूमि है। कुल मिलाकर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि गोविंद एक कृषक है जिसके पास क्या है 2.25 हेक्टेयर भूमि है, ठीक है, और उसमें वो खेती कर रहा है लेकिन अपने पुत्रों के साथ, लेकिन उतना ज़्यादा वो नहीं उत्पादन कर पा रहा है जितना उसे उत्पादन करना चाहिए, जितना उसकी आवश्यकता है। तो उसकी अतिरिक्त आय कहाँ से हो रही है? उसकी अतिरिक्त आय अगर देखा जाए तो उसके पास एक भैंस है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भैंस के जो दूध वगैरह वो बेच रहा होगा, और उसके वजह से क्या हो रहा है, उसे अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है और उसका गुजारा चल रहा है। गोविंद की मृत्यु के आगे चलकर क्या होता है, गोविंद की मृत्यु हो जाती है और कुछ वर्ष पश्चात क्या होता है, यह भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच में बढ़ जाती है। तो फिर क्या होता है कि आगे चलकर जो एक भूमि होती है उसके 3 पुत्रों के बीच में बढ़ जाती है। अब देखिए कि प्रत्येक पुत्र के पास अब केवल और केवल अगर देखा जाए तो 0.75 हेक्टेयर भूमि का ही टुकड़ा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अब अभी तक 2.25 हेक्टेयर था जब गोविंद जो थे हेड थे। अब वो उनके मरने के बाद क्या हुआ, उनके 3 पुत्रों में जमीनें बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 0.75 हेक्टेयर एक पुत्र को एक तरीके से भूमि मिल रही है। आप सोचिए कि कितना वे खेती कर पाएंगे, कितना ज़्यादा वे उत्पादन कर पाएंगे। परंतु अभी यहाँ एक बात और हमें समझना होगा, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती के आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो गई और आधुनिक खेती की पद्धतियां कहीं ना कहीं अच्छी हो गई, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जो किसान के बेटे थे, गोविंद के जो बेटे थे, वे जमीन से अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में ही उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि कृषि के कार्य में ही जब वे अपना साल भर कृषि भी करते थे, लेकिन उसके बीच में उन्हें अन्य काम भी ढूंढना पड़ता था, तो ताकि उनका जीवन अच्छे से चल सके, उनका परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सके। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि चित्र 1.5 में आप एक गांव को चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार में प्लॉट है और पालमपुर में मझोले और बड़े किसान के 60 परिवार हैं। तो पालमपुर में अगर देखा जाए तो मझोले यानी कि छोटे और बड़े किसान को मिलाकर 60 परिवार हैं, जो 2 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि जिनके पास है या 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि जो रखते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास अगर देखा जाए तो 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि है। तो कुछ बड़े किसानों के पास अगर देखा जाए तो 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खेती में कार्य गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशक छिड़काव, आधुनिक परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई बुआई की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों के पास खेतियों के बारे में आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। कल हम देखेंगे, आइए चर्चा करें। कल हम देखेंगे चर्चाओं के बारे में। थोड़ा से मैं देख लेता हूँ, टाइम अगर ना हुआ हो तो 5 मिनट की क्लास और बढ़ा देता हूँ। 1 मिनट दोस्तों। चलिए, वैसे तो अलग टॉपिक का आने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसलिए हमें यहीं पर स्थगित कर देना चाहिए क्लास को। और कल ये आपका जो चैप्टर है यानी क्लास 9 के जो NCERT का पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कल जो हमारा चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और हो सकता है, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कल ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो ही जाए, भले ही थोड़ी सी क्लास को लंबी क्यों ना करना पड़े। यदि आप लोगों की मेरी बातें समझ में आई हों, यदि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हो, तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बड़ा गलत बात है।
ठीक है, कम से कम कुछ लिख दिया करें। इतना भी आप अनपढ़ तो हैं नहीं कि आप नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, इतना तो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा लिखना सीखिए। अगर आप अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। कहीं आपको बोलना पड़ गया और कहीं पर कुछ बातें लिखनी पड़ गई तो आपका दिमाग जो होगा ब्लैंक हो जाएगा। इसलिए आप लिखते रहिए, जब कभी मौका मिले तो कुछ ना कुछ, अगर बोलने को मौका मिले तो बोलिए, कहीं पर भी कोई मंच मिलता है या कोई स्थान मिलता है या कोई आपसे बातचीत करता है तो वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करिए। या आप देखिए कि एक तरीके से क्या है, अगर आपको लगता है कि कुछ कहीं पर लिखना है तो वहाँ पर एक्सप्रेस कीजिए लिख कर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए आज की क्लास को अभी यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।